हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग की सीरीज चल रही है क्लास 10th की संस्कृत विषय की, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। उससे बाहर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, बिल्कुल ही बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से उसमें से लड़ने वाला है। ठीक है, और उसी के जैसा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलस कथा। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, यानी संस्कृत का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को जया न करते हुए। तो चलिए, हमारा दिया गया है कि अलस कथा, और अलस कथा यहाँ पर दिया गया है कि पुरुष परीक्षात कथा। ठीक है, यानी अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षात नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया है कि अलस जो कथा है वह विद्यापति द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? यानी अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। कौन है अलस कथा पाठ के लेखक? तो अलस कथा पाठ के जो हमारे लेखक हैं वो विद्यापति जी हैं। कौन है वो लेखक? विद्यापति जी हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विद्यापति कौन थे। तो देखिए, विद्यापति जो हैं वो हम लोग के यहाँ पर मैथिली कवि हैं। कौन है मेरे दोस्त? जो विद्यापति हैं मैथिली कवि हैं। प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि विद्यापति मैथिली कवि हैं। ठीक है, या थे। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। यानी प्रश्न आ सकता है कि अलस कथा किससे लिया गया है? तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है या संकलित है। ठीक है, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। ठीक है, नीतिकार आलस को शत्रु के समान मानते हैं। प्रश्न आता है कि नीतिकार आलस को कैसा मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु के समान मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अगला नंबर कि बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि मिथिला का मंत्री बीरेश्वर था। ठीक है, प्रश्न आता है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मिथिला का मंत्री बीरेश्वर था। और ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको काफ़ी ज़्यादा माइंड में रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए बात आती है कि बीरेश्वर स्वभाव से दानशील एवं काणुड़िक था। क्या था? बीरेश्वर जो था उसका स्वभाव दान वाला था और काणुड़िक था, यानी एक दूसरे के बीच जो दयालुता की जो भावना होती है वो उसके अंदर था। किसके अंदर था? बीरेश्वर के अंदर था। और बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि असली जो आलसी थे वो कितने थे। तो देखिए, आलस की जो संख्या थी वह 4 थे। कितने थे? असली आलसी 4 थे। ठीक है, आलसियों की पहचान करने के लिए घर में आग लगाई गई। प्रश्न आता है कि घर में आग क्यों लगाई गई, या अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आलसियों की संख्या हो गई थी, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ रहा था। तो मंत्री के दिमाग में आया कि क्यों ना उसमें आग लगा दिया जाए, और जिससे कि आलसियों की पहचान भी हो जाएगी। तो आलसियों की पहचान करने के लिए आपको आलस का शाला में आग लगाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए? पलायित हो गए, यानी छू मंतर हो गए, 9 2 11 हो गए, भाग गए। ठीक ना, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये जरूर समझ में आ रहा होगा और आप सभी लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। देखिए, एक बार विश्वास जरूर कीजिए, क्योंकि विश्वास आप कीजिएगा तो आप अपने संस्कृत विषय के एग्जाम में या संस्कृत विषय के टॉपिक्स में कहीं से भी आपका 95+ नंबर जरूर आएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, यानी ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, यानी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है एक ही में, तो यहाँ से कम तो 60 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, 14 यानी आपको वीडियो दिया जाएगा और वहाँ से 60 नंबर जरूर, एकदम निश्चित तौर पर वहाँ से 60 नंबर का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि उस जो 14 वीडियो जो आप सभी लोगों के समक्ष जल्द ही आने वाला है और मैं जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और लाइन बाई लाइन देखेंगे और उसको कंसेप्ट को याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि बीरेश्वर लोगों को इच्छा के अनुसार भोजन एवं वस्त्र कराता था। ठीक है, बीरेश्वर जो था वो लोगों को इच्छा के अनुसार क्या कराता था? भोजन और वस्त्र को दान देता था। ठीक ना, यानी भोजन भी करवाता था और वस्त्र को दान भी देता था। चारों आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर अलसशाला से बाहर किया। ठीक है, यानी जो 4 आलसी थे उसको योगी पुरुष ने क्या पकड़कर बाहर किया? तो केस पकड़ के बाहर किया। ठीक है,
अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है कि जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार आलसी व्यक्ति के बिना इस संसार में संभव नहीं है। किस व्यक्ति के बिना? कारुणिक व्यक्ति के बिना आलसी व्यक्तियों का इस संसार में संभव नहीं है। यानी क्या संभव नहीं है? गति संभव नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है, यानी किसी दयालु व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि पहले आलसी ने कहा था, पहले आलसी जो था वो क्या कहा था? तो वो बोला था कि अरे यह शोरगुल कैसा। और दूसरे आलसी ने कहा था कि लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तो तीसरा आलसी कह रहा है, ये सबसे बड़का आलसी था, है ना, कह रहा है देखिए घर में आग लगा हुआ है, लेकिन ये सब लोग क्या कर रहा है? आपस में बात कर रहा है। तो इन सभी लोगों से तो बड़ा आलसी कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए तीसरा आलसी जो है वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भींगे हुए वस्त्र से या चटाई से ढक दे। हाँ, महा आलसी था ये आलसी के बराबर है ना। तो तीसरा आलसी जो था वो कहा था कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भींगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे। चौथा जो आलसी था वो बोल रहा है कि अरे वाचाल, अरे मूर्ख, कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। कौन बोल रहा है? चौथा आलसी बोल रहा है। तो मेरे दोस्त ये जो आपका पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी और चौथा आलसी ने क्या क्या कहा है, इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह लगभग हर एक संस्कृत के पेपर में पूछा है। और क्लास 10th के एग्ज़ाम की यदि बात आती है और संस्कृत पेपर की बात आती है तो लगभग हर एक बार इसका रिपीट किया गया है। इस चारों में से कोई एक जरूर दे दिया जाता है कि पहले आलसी की युक्ति क्या है, तीसरे आलसी की युक्ति क्या है और चौथे आलसी की युक्ति क्या है, यानी चारों में से कोई एक दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। तो कह रहा है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है। ठीक है, तो बात आती है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो स्त्रियों का रक्षक जो होता है वह उसका पति होता है। ठीक है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बच्चों का रक्षक माँ होती है। कौन होती है बच्चों का रक्षक? तो बच्चों का रक्षक जो होता है वो माँ होती है। कौन होती है बच्चों का रक्षक? माँ होती है। ठीक ना। अब चलिए, ये रहा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जो आपको एक टॉपिक वाइज लिख दिया गया था, इससे बाहर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। अलस कथा पाठ की यदि हम बात करते हैं, अलस कथा चैप्टर की बात करते हैं, तो उसमें से हर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को चुन करके वहाँ से लाकर यहाँ पर रख दिया गया है और आप सभी लोगों के समक्ष बताया जा रहा है। तो इससे अगर प्रश्न बनेंगे तो इससे ज़्यादा बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे। अब बात आती है सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात आती है तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग को 16 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 16 दिया रहेगा, और जिसमें से हम लोग को बनाना है 8, और वो कितने नंबर का होता है? वह 16 नंबर का होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है? 16 नंबर का होता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और उसमें से समझिए कि जो आपका 16 को क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ से 15 को क्वेश्चन या कम से कम 13 क्वेश्चन इसी नोट्स से होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग विश्वास कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। जलन भावना नहीं रखनी चाहिए, आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ जरूर उठाएँ। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा। तो देखिए आग लगने के बाद आलसियों ने कहा कि यह कैसा कोलाहल है, माने कैसा हाला गुला है, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। ये दूसरा बोला है कि लगता है इस घर में आग लगी हुई है। यहाँ आस पास कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे। अरे मूर्ख, कितना बोलते हो, इत्यादि ये सारी बातें आलसियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन का आंसर कि आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा था। आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप सभी लोग अपना नोटबुक तैयार कर सकें। ठीक है,
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि आलस कथा पाठ का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग आलस कथा पाठ का जो वर्णन है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दिया है कि आलस कथा पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है या संकलित है। इससे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किसके द्वारा रचित है। तो अलस कथा जो पाठ है वह विद्यापति जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? विद्यापति जी द्वारा रचित है। ठीक है। और जो अलस कथा पाठ है वह कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। चलिए देखते हैं। इस पाठ में मानव के गुणों पर प्रकाश डाला गया है तो दोषों को मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है। यानी मानव का गुण क्या है उस पर यदि प्रकाश डाला गया है तो मानव के जो दोष होते हैं, जो अवगुण होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? आलस कथा पाठ में। इस पाठ में बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक व्यक्ति के बिना इस संसार में संभव नहीं है। आलस को नीतिकार शत्रु के समान मानते हैं। प्रश्न आता है कि आलस को नीतिकार कैसा मानते हैं? तो आलस को जो नीतिकार मानते हैं वह शत्रु के समान मानते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि वीरेश्वर कैसा और उसका स्वभाव कैसा था। ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं कि आंसर में क्या दिया है। तो आंसर में हमारा दिया है कि वीरेश्वर जो था वह मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। और वह स्वभाव से दानशील तथा कारुणिक था। वह लोगों को इच्छा अनुसार भोजन करवाता एवं दान करता था। का दान करता था? वस्त्र को दान करता था। यानी यही वीरेश्वर था कि वीरेश्वर का कैसा था? तो वीरेश्वर का क्या था? मिथिला का मंत्री था और वह स्वभाव से दानशील तथा कारुणिक था। वह लोगों की इच्छा के अनुसार भोजन करवाता एवं वस्त्र दान करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए हमारा आंसर दिया गया है कि विद्यापति जी मैथिली भाषा के महान कवि हैं। इन्होंने मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी अनेक कविताएं एवं कहानियां लिखी हैं। ये है कि विद्यापति जी द्वारा हम क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं। तो यही हम उनके बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। या हमें आलस का त्याग क्यों करना चाहिए। तो ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आलसी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, सभी लोग नापसंद करते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है उसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दिया गया है कि हमें आलस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आलसी व्यक्ति का सहायक प्रायः कोई नहीं होता है। आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय से नहीं कर पाता है। फलतः उसे हर लोग या हर व्यक्ति या कोई भी हे दृष्टि से, घृणा दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा आलस का त्याग करना चाहिए। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर। ये जो है हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए या हमें आलस का त्याग क्यों करना चाहिए उसका आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे और इनकी पहचान कैसे हुई। यानी जो आलसी पुरुष थे वह कितने थे। तो देखिए आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो आलसी पुरुषों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। वे लोग कितने थे? 4 थे। और इन आलसियों की पहचान अलसशाला में आग लगाकर की गई। किसमें? अलसशाला में आग लगाकर आलसियों की पहचान की गई। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि आलसियों को कैसे बचाया गया। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी ही सजा के लिखा गया है और विस्तारित तरीके से लिखा गया है जिससे आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर आ सके। देखिए तो दिया है कि जब आलसशाला में आग लगा दी गई
तो जो आलसी व्यक्ति थे वो ये बात जानते हुए भी आलसशाला से नहीं भागे, बल्कि उसी में आपस में बातचीत करते रहे, यानी बातचीत कर रहे थे। तो नियोगी पुरुष के द्वारा यानी कारुणिक व्यक्ति के द्वारा उनके केस को पकड़ के आलसशाला से बाहर किया गया, क्योंकि उनकी दया आ गई कि कहीं बेचारा ये जल जाए और जल कर कुछ इसके अंदर क्षति न पहुंच जाए। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि नीतिकार आलस के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, नीतिकार जो आलस के बारे में कहते हैं, यह आलस के बारे में कहें कि नीतिकार आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वो जो है आलस है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो देखिए, दिया गया है कि यह पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह एक उपदेशात्मक कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अहवत और संस्कृत 3 भाषाओं में ग्रंथ की रचना की है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, ये रहा हमारा आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, जो हमारा ये आंसर था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, तो दिया है कि मैथिली कवि विद्यापति जी द्वारा रचित आलस तथा आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है या कारुणिक शीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतः आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न जो है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, वो हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है कि आलस कथा का संदेश क्या है। ठीक है, तो आलस कथा का जो संदेश है उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिया है कि आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलसी का सहायक, यहाँ पर सहायक होगा। ठीक है, प्रायः कोई नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना और परिवार और समाज का अवश्य ही विनाश होता है। क्या होता है? अपना तो विनाश होगा ही होगा, साथ साथ परिवार का भी और समाज का भी विनाश होता है। यदि जीवन में विकास चाहते हैं तो आलस्य का त्याग करें और उद्यम करें, परिश्रम करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा आलस कथा पाठ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सारांश, यानी ये हमारा पाठ का सारांश था, यानी संपूर्ण पाठ का सारांश था जो हमारा क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 3 का। इससे बाहर का प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। यदि किताब की बात की जाएगी तो इससे एक्स्ट्रा प्रश्न आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और बने रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।